हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और हम पढ़ रहे थे डिवीज़न के बारे में, सोशल डिवीज़न एंड सोशल डिफरेंसेस के बारे में। उसमें हमने क्रॉस कटिंग और सोशल जो है ओवरलैपिंग जो आइडेंटिटी थी वो उसके बारे में पढ़ा था कि कई बार एक आइडेंटिटी के लगने वाले लोग दूसरे इशू पर अलग हो सकते हैं। सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन द मोस्ट कंट्री। और ये सच्चाई है कि सारी तरह की सोशल डिवीजन हर देश में पाई जाती है, वो चाहे किसी भी रूप में हो। किसी में भाषा के आधार पर है, किसी में धर्म के आधार पर है, किसी में जाति के आधार पर है, किसी में जेंडर के आधार पर है, किसी में नस्ल के आधार पर, किसी में हिस्ट्री के आधार पर है। इट डज नॉट मैटर वेदर द कंट्री इज स्मॉल और बिग, चाहे वो कंट्री स्मॉल हो चाहे बिग हो। जैसे बेल्जियम जैसे कंट्री हैं जो छोटे छोटे से हैं, हरियाणा जितनी पॉपुलेशन है, श्रीलंका जैसे छोटे देश हैं, या यूएस जैसे बड़े कंट्री हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद मैनी कम्युनिटीज। और इंडिया भी उन देशों में से एक है, एक बड़ा कंट्री है जिसका जो क्षेत्र है वो भी बड़ा है, बट इसके साथ साथ उसमें डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब क्षेत्र में तो बड़ा ही है ही, और जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतनी ही डाइवर्सिटी ज़्यादा होने की संभावना होती है। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री विद मैनी कम्युनिटीज़। और बेल्जियम में भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन वो देश छोटा है। और आपने पढ़ा वो लैंग्वेज के आधार पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ। कोई फ्रेंच बोलता है, कोई जर्मन बोलता है। इवन दोज कंट्रीज सच एज जर्मनी और एंड स्वीडन वर दैट वर वन हाईली होमोजेनियस आर अंडर गोइंग रैपिड चेंज विद इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम वन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये इसमें 2-3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ये 2-3 लाइनों में, जो हर बार बोर्ड पूछ ही लेता है। सबसे पहले तो होमोजीनियस होता क्या है? होमोजीनियस सोसाइटी वो होती है जिस सोसाइटी में लोग एक ही नस्ल के, मतलब मोस्टली एक ही नस्ल के होते हैं। उनमें कल्चरली और सोशली या बाय बर्थ जो डिफरेंसेस होते हैं वो कम होते हैं। मतलब वो एक ही नस्ल के हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, इस तरह से। जर्मनी में तो पहले तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, लेकिन बाद में जब नाजी जर्मनी का काल आया 1939 से लेकर 1944 तक, सभी जो नाजी नस्ल के लोग थे उन्होंने दूसरे जो अनडिजायरेबल पीपल थे जैसे यहूदी और दूसरे, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया था या मार दिया था। एक मास किलिंग, वहाँ मास जेनोसाइड जैसी चीज़ें हो गई थी, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। आपने 9th में इसको पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। अगर और पढ़ना है 9th के बारे में तो मैं 3rd चैप्टर YouTube पे करवा रही हूँ 9th का, तो उसमें बहुत विस्तृत तरीके से बताया गया है कि किस तरह जर्मनी में जो हिटलर था उसने अपनी सोसाइटी को होमोजीनियस सोसाइटी बनाने के लिए, होमोजीनियस समझ गया होगा ना, जिसमें एक ही रंग, कलर, नस्ल, भाषा के लोग रहते हैं, मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। और वो देश कौन से हैं? जर्मनी और स्वीडन। तो 2 क्वेश्चन बन गया, ऐसे कौन से देश हैं जिसमें समरूप समाज है, होमोजीनियस सोसाइटी, हिंदी में उसे समरूप समाज बोलते हैं। ये मोस्टली क्या मैं ये कहूँ कि पिछले अगर सालों के पेपर उठा के देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, होमोजीनियस सोसाइटी क्या होती है, कौन से ऐसे देश हैं जो होमोजीनियस हैं। तो देश हैं जर्मनी और स्वीडन, और होमोजीनियस सोसाइटी वो होती है। अब हम मीनिंग ही देख लेते हैं इसका क्या है। ए सोसाइटी, होमोजीनियस सोसाइटी मीन्स ए सोसाइटी दैट हैड सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, जिसमें एक तरह के लोग होते हैं, स्पेशली वेयर देर आर नो सिग्निफिकेंट एथनिक डिफरेंसेस, जहाँ पर जातीय या देखो एथनिक का मतलब होता है नृजातीय। एक जाति का स्वरूप आप देखते हो इंडिया में, वो कलर और भाषा के आधार पर नहीं है, वो जन्म में जो जिस जाति ने जो काम अपनाए उसके आधार पर। लोहार ने काम अपनाया, लोहे का तो लोहार कहलाने लगा। कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए तो उसे कुम्हार कहा जाने लगा। ये कोई नस्ली भेदभाव नहीं था। बट एक होता है नस्ली भेदभाव कि आपकी आंखें हमारे से अलग हैं, आपकी नाक हमारे से टेढ़ी मेढ़ी या ऊंची नीची जो भी है। जैसे जर्मनी में जो ब्लैक हेयर वाले लोग थे या ऊंची नाक वाले लोग थे वो जर्मन नस्ल के माने जाने लगे थे। तो इसमें क्या होता है कि पीपल एक ही
ग्रुप के माने जाते हैं और उनमें निर्जातीय जो डिफरेंसेस होते हैं वो कम से कम होते हैं। नृजातीय का मतलब होता है, या जातीय नहीं है, जातीय काम के आधार पर होता है, और नृजातीय का मतलब होता है जो आपकी सकल रंग रूप बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, जो जैविक भेदभाव होते हैं। ओके, जिस तरह हमारे यहाँ उत्तर नॉर्थ भारत के जो लोग हैं वो थोड़े से सुंदर माने जाते हैं, ऊंचे कद काठ वाले। दक्षिण भारत के लोग द्रविड़ नस्ल के माने जाते हैं। ये नर जातीय भेद है, नृजातीय भेद है, ये एथनिक भेद है। इसी तरह जो दार्जिलिंग और मेघालय, मणिपुर, सिक्किम इनमें रहते हैं उनकी नस्ल कुछ और है, वो मंगोलियाड नस्ल के बोले जाते हैं। लेकिन कोई भी विश्व में कोई भी देश होमोजेनियस नहीं रहा है। ये दो देश थे होमोजेनियस, बट यहाँ पर माइग्रेशन बहुत हो रहा है। माइग्रेशन के तहत एक देश के लोग जो है दूसरे देशों में जा रहे हैं काम की तलाश में या किसी भी अच्छे जीवन संसाधन की तलाश में, तो वहाँ जाकर लोग बस रहे हैं, तो उनके कारण जो है उनकी सोसाइटी भी होमोजेनियस नहीं रही। माइग्रेंट का मतलब एनीबॉडी हु शिफ्ट फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर रीजन विद इन ए कंट्री और टू अनदर कंट्री यूजुअली फॉर वर्क एंड अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना या एक देश से दूसरे देश में जाना काम के लिए या बेहतर अर्थव्यवस्था की अपॉर्चुनिटीज के लिए, उसे हम माइग्रेंट कहते हैं। प्रवासी जिसे बोलते हैं, ये हिंदी में इसे बोलते हैं प्रवासी, प्रवास कर जाना, ठीक है ना। उसके बाद है आर अंडरगोइंग रैपिड चेंज एंड इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसी के कारण से जो इस माइग्रेशन के कारण विश्व के अन्य भागों से लोग वहाँ जा रहे हैं। माइग्रेंट ब्रिंग विद देयर ओन कल्चर एंड टेंड टू फ्रॉम ए डिफरेंट सोशल कम्युनिटी। और इस तरह से जो ये माइग्रेंट जाते हैं वो अपनी क्या लेकर जाते हैं, कल्चर लेकर जाते हैं, साथ में सोशल डिफरेंसेस, सोशल जो रीति रिवाज हैं वो लेकर जाते हैं। जैसे आप कनाडा में जाओगे वहाँ सिख गुरुद्वारे आपको मिलेंगे, जबकि पहले कनाडा में ऐसा कुछ नहीं होता था। ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो ये माइग्रेंट अपने सोशल जो जितने भी कल्चर हैं, रीति रिवाज हैं वो लेकर जाते हैं। इन दिस सेंस मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर मल्टी कल्चरल। और इसी कारण से हमारे इस संसार में बहुत सारे लोग मल्टी कल्चरल हैं। एक ही नस्ल के लोग नहीं रहते या एक ही संस्कृति के लोग नहीं रहते, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन को पॉलिटिक्स कैसे प्रभावित करती है, या पॉलिटिक्स को सोशल डिवीजन कैसे प्रभावित करते हैं। आप बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के नाम देखो, ठीक है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आपको बहुत सारे सामाजिक ग्रुपों के नाम पर लगेगी। बजरंग दल है, स्वयं सेवक संघ है, इसी तरह श्रोमणी गुरुद्वारा, श्रोमणी अकाली दल है। ये ऐसे दल हैं जो धर्म और जाति के आधार पर बने हुए हैं। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी है, ये भी दलित जातियों की एक पार्टी है। तो हमारे देश में सदैव से ही मैं अब ये कहूँगी कि सोशली रूप से तो भारत में डिवीज़न खत्म होते जा रहे हैं। मेनली जो धर्म और जाति का भेदभाव है, जाति का भेदभाव वो लगभग खत्म हो चुका है। मतलब लोग करीब आ गए हैं और जाति डिफरेंसेस इतने नहीं दिखाई देते। बट जो देश की पॉलिटिक्स है ना, वो इसको कम नहीं होने देती। वो चाहते हैं कि जो वोट बैंक है हमारा जाति के नाम पर वो बना रहे, ठीक है। जब वो टिकट देते हैं ना कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने के लिए, तो हमेशा देखते हैं कि कैंडिडेट वो खड़ा करे जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को प्रतिनिधित्व करता है। मतलब अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिख ज़्यादा हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि सिख व्यक्ति को ही उठाया जाए, सिख व्यक्ति कैंडिडेट को इलेक्शन लड़वाया जाए, क्योंकि उसकी जीतने की संभावना ज़्यादा होती है। बाकी बहुत सारे लोग इन चीज़ों से बाहर आ गए हैं और हमें कभी भी इस तरह आधार पर वोट नहीं डालने चाहिए। हम अपने नेशन इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वोट डालना चाहिए, ना कि किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के नाम पर वोट डाले जाने चाहिए। तो पॉलिटिक्स फिर क्या करती है, वो पॉलिटिक्स जब वो पॉलिटिकल पार्टी शासन में आती हैं तो कई बार किसी भी जाति विशेष के लिए, उसका धर्म विशेष के लिए ज़्यादा रुझान होता है और वो ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो दूसरी जातियों के लिए या दूसरी
पॉलिटिकल उसके लिए हानिकारक होती हैं, दूसरे कम्युनिटीज़ के लिए। ठीक है, तो इस तरह से चाहे सोशली रूप से हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो जाति सिस्टम है वो या धर्म का सिस्टम है, मतलब भेदभाव है, वो खत्म होते जा रहे हैं, बट पॉलिटिक्स इसको अभी जिंदा बनाए रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो क्या करता है, वो उसको वोट देता है। ठीक है, उनके वोटों पर ही उनकी राजनीति चलती है। उसके बाद चलते हम, हाउ डू दीज थिंग्स, दीज सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स। ये डिवीजन पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित करते हैं? व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दीज सोशल डिवीजन, या पॉलिटिक्स इनको कैसे प्रभावित करती है? एट फर्स्ट साइट, एक दृश्य में देखें, इट वुड अपीयर दैट कम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीजन इज वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव। बिल्कुल, अगर देखें तो पॉलिटिक्स और जात, अगर सोशल डिवीजन साथ में मिल जाए तो ये बड़ा खतरनाक होगा। मतलब अगर पॉलिटिक्स जाति के आधार पर काम करने लगे, या जाति जो है वो राजनीतिकरण करने लगे मुद्दों का, तो उससे क्या होगा, देश के जो इंटरेस्ट हैं वो तो खत्म हो जाएंगे ना, सारे समाज के हित की बातें नहीं होगी, फिर तो कानून जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा डेंजरस पहलू है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टियों में कंपटीशन पैदा कर देती है, भिन्न भिन्न जातियों में कंपटीशन पैदा हो जाता है कि इस जाति वाले हमारे दुश्मन हैं और ये हमारा सब कुछ ले जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। जैसे आरक्षण को लेकर बहुत सारे मुद्दे हमारे देश में उठ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी कमी यही है कि जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर है। अगर इकोनॉमिक सिचुएशन के आधार पर होता तो शायद इतना बवाल ना मचता आरक्षण पे। ठीक है ना, यूरोपियन देश अपनी समस्याएं कभी भी एक जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं निकालते, पूरे सामाजिक व्यू के आधार पर वो समस्या का समाधान निकालते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, दिस कंपटीशन टेंड टू डिवाइड एनी सोसाइटी। डेमोक्रेसी में देखो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी को हराकर सरकार में आती है, लेकिन जब सोसाइटी आपकी डाइवर्स हो तो ये कंपटीशन और खतरनाक हो जाते हैं। इफ दे स्टार्ट कंपीटिंग इन term of some existing social division, it can make social division into political division and lead to conflicts। और जब पॉलिटिकल पार्टियां सोशल डिवीजन की बात करने लगे, भाई आप इस धर्म के हो, मुझे वोट देना, मैं भी आपके लिए काम करूंगा, जब ये सोशल डिवीजन पॉलिटिकल डिवीजन का कारण बन जाते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, क्योंकि लगता है कि जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी वो सबके लिए काम नहीं कर रही, वो किसी विशेष जाति के लिए काम कर रही है, तो वायलेंस और इवन वायलेंस शुरू हो जाता है। वायलेंस एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, और हिंसा और देश के टूटने के कगार पर, देश टूटने के कगार पर आता है। जैसे 1967 की बात है, जब भारत में हिंदी भाषा को लागू करना शुरू किया तो इस तरह के बहुत सारे धमकियां मिलने लगी कि भारत जो है अब द्रविड़स्तान हम बनाएंगे, हम भारत में नहीं रहेंगे, उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत वाले लोगों को डोमिनेट करते हैं। इसी तरह 1990 के आसपास जो सिख हैं वो खालिस्तान की मांग कर रहे थे कि हमारा देश हो, सिखों का एक अलग से देश हो। तो इस तरह से की बातें सामने आती हैं और देश के टूटने के आसार रहते हैं। रेंज ऑफ आउटकम्स, तो इसका परिणाम क्या निकलता है, तो ये एक उदाहरण देगा बहुत सारे देशों का। टेक द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड दैट वी रेफर टू अबव। नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या था भाई, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे, और कैथोलिक ये समझ रहे थे कि जो प्रोटेस्टेंट हैं उनकी कारण हम गरीब हैं और हमारा बहुत सारा पैसा जो है या बहुत सारे रिसोर्सेज उन पर कब्जा सिर्फ प्रोटेस्टेंट का है, हमारी गरीबी का कारण वो है। जबकि दोनों क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड है, लेकिन उनके सेक्ट अलग हैं, मतलब उनके कैथोलिक और प्रोटेस्ट नाम के दो पंथ हैं। दिस रीजन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, आप अगर यूके में जाओगे तो ऊपर यहाँ देखोगे तो ये आयरलैंड है, इनको बनकर ही ग्रेट ब्रिटेन बनता है। आयरलैंड इसका एक पार्ट ही है, इसकी सरकार जो है वो यहीं से चलती है, ब्रिटेन से। दिस रीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज बीन फॉर मैनी years the site of violent and bitter ethnic
एथनो पॉलिटिकल कंपटीशन। और इस क्षेत्र में बहुत समय से बहुत वायलेंट और कड़वा विद्रोह रहा है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। मतलब जो एथनिक भाई आयरलैंड जो है ब्रिटेन से अलग होना चाहता है, और आयरलैंड के ये लोग चाहते हैं कि जो ब्रिटिश हैं जो लंदन में बैठते हैं वो हम पर डोमिनेट करना चाहते हैं, वो हमारी ड्रेसेस बदलना चाहते हैं, वो हमारा लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं, वो हमारी लैंग्वेज बदलना चाहते हैं। इट्स पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। इसमें जो 2 पंथ हैं, इसकी जो जनसंख्या है दोनों पंथों की है क्रिश्चियनिटी की। 53% उसमें प्रोटेस्टेंट हैं और 44% उसमें रोमन कैथोलिक हैं। ठीक है, रोमन कैथोलिक आपको मैंने बता दिया ये रूढ़िवादी होते हैं, जो प्राचीन रीति रिवाज है उनको ज़्यादा मानने वाले हैं। इसमें पोप को महत्व दिया जाता है, राजा को महत्व दिया जाता है, जो पुराने क्रिश्चियनिटी के रूल्स हैं उनको धारण किया जाता है। जैसे प्राचीन क्रिश्चियनिटी का एक रूल है कि आप इस संसार में क्यों आए हो। कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के अनुसार आप इसलिए आए हो क्योंकि आप लोगों को भगवान ने सजा दी है किसी कारण से। एक कहानी है कि कोई फल तोड़ लिया था ये वो, और उसके कारण 2 मनुष्यों को यहाँ पृथ्वी पर आना पड़ा था जेल के रूप में, सजा के रूप में। तो रोमन कैथोलिक ये कहता है कि आप यहाँ, आपका जीवन कोई यहाँ मौज मस्ती के लिए नहीं आया, आप इसलिए नहीं आए कि आप बहुत अच्छे कर्म करने के बाद आपको मनुष्य जन्म मिला इसलिए आए, नहीं। आप इसलिए आए क्योंकि आपने कोई अपराध किया है, उस सजा के रूप में आपने जेल में रहना पड़ा, और पृथ्वी एक जेल है। इसका मतलब ये दुखों का घर है। और आपकी मुक्ति, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आप हेवन में चले जाओगे, हेवन जो भगवान का घर है। लेकिन जैसे हिंदू क्रिश्चियन धर्म कहता है कि मनुष्य की योनि जो है वो बहुत अच्छे कर्मों वालों को मिलती है, तो हम अलग फिलोसफी रखते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट उस सिद्धांत को नहीं मानते। प्रोटेस्टेंट के प्रगतिवादी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मनुष्य जात पैदा हुआ है, कोई सारे सुख भोगने के लिए पैदा हुआ। ठीक है, तो क्या है, द कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंट बाय नेशनलिस्ट पार्टीज who demanded that Northern Ireland be unified with the Republic of Ireland। जो कैथोलिक्स हैं वो राष्ट्रवादी हैं। ठीक है, और राष्ट्रवादी का मतलब है कि हमारा अलग से नेशन होना चाहिए, ब्रिटेन के अधीन हम नहीं हो। कैथोलिक का है देश, कैथोलिक्स का है नॉर्दर्न आयरलैंड है, और हमें नहीं रहना है ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन जो है वो हमें जबरदस्ती अपने में मिलाए हुए हैं, हम पर कब्जा किए हुए हैं। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड होना चाहिए हमारा एक अलग से देश। ए प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक कंट्रीज, और ऐसा कंट्री जिसमें कैथोलिक धर्म के लोग ही रहते हो। द प्रोटेस्टेंट वर रिप्रेजेंट बाय यूनियनिस्ट, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट है वो एकता या यूनियनिस्ट का मतलब होता है एक करना। एक देश का मतलब ब्रिटेन के साथ मिलकर एक पूरा देश बनना। ठीक है ना, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो अलग देश ना बने बल्कि ब्रिटेन के साथ रहे। ठीक है, जिसे यूनाइटेड किंगडम बोला जाए। प्रोटेस्टेंट क्या चाहते हैं कि यूनियन हो, मतलब देश एक हो, जिसे यूके कहा जाए। यूनाइटेड किंगडम में हम शामिल हो, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। बट जो कैथोलिक है वो चाहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और हम आयरलैंड एक अलग देश बनाना चाहते हैं जिसमें कैथोलिक रहते हैं। यूनियनिस्ट हु वांटेड टू रिमेन विद द यूके, जो यूके में के साथ रहना चाहते हैं। यूके मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड, विच इज प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट। और जो क्योंकि जो यूके है वो प्रोटेस्टेंट का धर्म का मानने वाला देश है। 100 ऑफ सिविलियन मिलिटेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर किल्ड, और इस संघर्ष में बहुत सारे लोग जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेज के, मिलिटेंट के, सिविलियन मारे गए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय से नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट वहाँ चल रहे हैं बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ यूके एंड नेशनलिस्ट। और एक सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो लड़ रही हैं आपस में, एक किस की, एक यूके की और दूसरी नेशनलिस्ट ऑफ आयरलैंड की। It was only in 1998 that the UK government and the nationalists
1998 में यूके और जो यूनियन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी, कहाँ की, आयरलैंड की, वो एक शांति संधि पर पहुंचे, शांति संधि की उन्होंने, आफ्टर विच द लेटर सस्पेंडेड देयर आर्म्ड स्ट्रगल। और इस शांति संधि में कहा गया कि हम जो हथियारों की लड़ाई वो हम सस्पेंड कर रहे हैं, हम बातचीत से हल निकालेंगे। इन यूगोस्लेविया, अब ये आयरलैंड की स्टोरी पूरी होगी, यूगोस्लेविया की हम बात करते हैं। द स्टोरी डिड नॉट हैव ए हैप्पी एंडिंग। यूगोस्लेविया में भी, यूगोस्लेविया में तो और भी नस्ली भेदभाव थे, वहाँ स्लेव थे और एक और जो नस्ल के लोग रहते थे, और बड़ा खूनी संघर्ष चला था यूगोस्लोविया में। अब यूगोस्लोविया नाम की कोई चीज़ इस पे नहीं है, इसके टुकड़े हो चुके हैं। किसी मतलब वर्ल्ड के मैप पे यूगोस्लोविया नाम का कोई कंट्री नहीं है। यूगोस्लोविया द स्टोरी डिड नॉट हैव ए हैप्पी एंडिंग, वहाँ भी एक स्टोरी थी जो बहुत ट्रेजिक थी। पॉलिटिकल कंपटीशन एंड अलोंग रिलीजियस एंडिंग एथनिक लाइन्स लीड टू द डिसइंटीग्रेशन। और इस तरह से जो रिलीजियस एंडिंग थी एथनिक्स लाइन की, वो कहाँ लेकर गई, यूगोस्लोविया की डिसइंटीग्रेशन हो गई, यूगोस्लोविया खत्म हो गया इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्री, और इसमें से एक नहीं, दो नहीं, 6 स्वतंत्र राष्ट्र बने। ठीक है, तो इस तरह के जो डिवीजन है कई बार हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए डिवीजन लेकर आते हैं। जैसे भारत में 1947 में भारत एक अखंड भारत था, लेकिन उसके बाद जाति और धर्म के नाम पर ऐसे झगड़े हुए, धर्म के नाम पर विशेषकर हिंदू और मुस्लिम के, कि एक अलग से राष्ट्र बन गया और अब उसके 3 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना और भारत बना। तो इस तरह से जो डिवीजन में, सोशल डिवीजन तो था ही, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रह ही रहे थे, लेकिन उसमें जो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई पॉलिटिकल रूप से, वो काम कर गई। ठीक है, और इस तरह से वो एक पार्टीशन लेकर आई भारत का, और भारत के टुकड़े हो गए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।